नमस्कार मित्रों, येलोवन क्लासेज प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः 15 प्रश्नों की श्रृंखला रसायन विज्ञान टीजीटी 2021 के जो बाकी प्रश्न बचे हुए थे उन्हीं को लेकर आए हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। इनको अरेंज करिए अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल को घटते हुए क्रम में आपको अरेंजमेंट करना है। देखिए, जब बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो पहले हम चेक करते हैं केवल डिफर। देखिए, ऑक्सीजन है, सल्फ कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम और ट्रिलियम टी। देखिए, ऊपर से नीचे जाने पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है तो बॉन्ड एंगल भी हमारा डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल भी हमारा डिक्रीज होगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम की है, फिर सल्फर की है, फिर सी की है, ट्रिलियम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की है, फिर सल्फर की है, फिर सी की है, फिर टी की। तो ऊपर से नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में आपके जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। या कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो हमारा बॉन्ड एंगल भी घटेगा। इस या कह सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम मुख्य एटम ऑक्सीजन, जैसे H2O है, इसका जो मुख्य एटम है ऑक्सीजन है, यदि इसकी जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल घटता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो होगी ऑक्सीजन वाले की होगी। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन का कौन सा है? ऑप्शन बी सही है, तो हम लोग बी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो एक कक्षा में वास कर सकते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो होता है, देखिए ये होता है, इसमें मैक्सिमम, देखिए किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह 2 ही हो सकती है। पाउली का अपवर्जन भी नियम कहता है किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। एक और दोनों की स्पिन हमारी अपोजिट होगी, तो इस कारण से हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द 2 इलेक्ट्रोड्स कोबाल्ट 2+ से कोबाल्ट एंड Fe2+ से Fe आर -0.28 वोल्ट एंड -0.44 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द EMF ऑफ द सेल फॉर द विच सेल रिएक्शन इज कोबाल्ट। देखिए, सबसे पहले ऐसे सेल रिएक्शन को हम क्या करेंगे? सेल रिएक्शन लिखा करेंगे, और जो हमारा सेल रिएक्शन है वह है CO+ Fe2+ से कोबाल्ट 2+ और Fe। ये तो हमारा सेल रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? सेल रिएक्शन हो गया। अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे सेल को किया जाएगा? तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है CO से CO2+ से Fe2+ से Fe,
Fe2+ से Fe हो जाएगा। ठीक, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, इसे हम राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक, और जो ई सेल होता है वह कहलाता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कुछ लोग इसे बोल देते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड्स। कैसे निकाला जाता है? देखिए, राइट हैंड साइड में क्या है आपका Fe2+ से, इसका पोटेंशियल कितना दे रहा है? देखिए, इसका पोटेंशियल दे रहा -0.044 वोल्ट, तो वैल्यू हो गया -0.44 माइनस लेफ्ट का कोबाल्ट। देखिए, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिडक्शन में लिखा हुआ है, तो कोबाल्ट 2+ से कोबाल्ट का पोटेंशियल दिया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 0.28, तो घट के आ जाएगा -0.16 वोल्ट। तो जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वह ए हो जाएगा -0.16 वोल्ट। देखिए, सबसे पहला हमारा काम कह रहा है सेल लिखना, फिर सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएंगे। हमारा एम है कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। इसे हम लेफ्ट हैंड साइड को एनोड भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? कैथोड। ई सेल बराबर इक्वल टू आता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इससे हम या ई राइट माइनस ई लेफ्ट से उनके रिडक्शन पोटेंशियल सेल से यहाँ रख करके वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, तो जो आ जाएगा आंसर हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा अधिकतम चक्रण बहुलता रखता है? विच हैज मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। देखिए, P का है, ऐसे चेक कर लीजिए, देखिए 1 है, P का P3 है तो 3 हो गए, P2 है और P4 है। विच है मैक्सिमम स्पिन, किसमें मैक्सिमम होगी? मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसमें होगी? जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? P3 में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा P3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एमंग द केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाइड द डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में द्वि अपघटन अभिक्रिया को इंडिकेट करता है। देखिए, इसमें पहले चलिए इसी कॉपर सल्फेट, देखिए ये इसके स्थान पर रिप्लेस हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये रिएक्टेंट है, डीकम्पोज होकर दो प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो ये कहलाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें दो मिलकर के एक बना रहे हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। जो डबल डीकम्पोजिशन होता है वह क्या होता है? दो आपस में मिलेंगे और दो आपस में नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन में ए दिया गया है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O आयरो C6H12O6 प्लस 6 O2। यहाँ पर देखिए दो मिले और दो का फॉर्मेशन हुआ, दिस इज डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द टेम्परेचर स्केल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस इज सेल्सियस, रेमर पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना। जो केल्विन पैमाना होता है, देखिए
सभी तो क्या हैं, पैमाने ही हैं, लेकिन जो केल्विन पैमाना होता है वह किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए कहा गया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी केल्विन पैमाने को कहा जाता है। केल्विन पैमाने पर मिनिमम जो जीरो केल्विन टेम्परेचर मेजरमेंट्स किया जाता है वह कहलाता है हमारा क्या, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह होता है केल्विन स्केल। कुछ केसेज में यह जो होते हैं, जो समुद्री पानी, जो समुद्र के पानी होता है जिसमें क्षारीयता ज़्यादा होती है, उनके हिमांक और क्वथनांक बदल जाते हैं, इसलिए इनकर वैल्यू क्या हो जाती, चेंज हो जाती, लेकिन इसे केल्विन पैमाने को माना नहीं जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द रेज। निम्नलिखित किरणों की प्रवेशी क्षमता के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए 3 किरण होती हैं, अल्फा बीटा गामा। मुख्यतः कौन किरणें होती हैं, अल्फा बीटा गामा होती हैं। जो अल्फा बीटा गामा होती है, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वह गामा की होती है और अल्फा की सबसे कम होती है। तो जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी, गामा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो जो अल्फा की होती है वो सबसे कम होगी और गामा की सबसे ज़्यादा होती है। और ये कहा गया कि अल्फा की जो 0.1 मिलीमीटर एल्युमिनियम की पतली चादर को आर पार कर लेती है। इससे जो होता है 100 गुना पावर इस बीटा की होती है और 10,000 गुना पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है यह बीटा से 10,000 गुना जो होती है वह गामा की पेनिट्रेटिंग पावर होती है। तो सब इसमें कोई आर्डर तो दिया नहीं न्यूमेरिकली वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा 3 रेज हैं, तो हम लोग कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा होगी वह गामा की होगी, फिर बीटा की होगी, फिर अल्फा की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैज हाफ लाइफ इज 10 सेकेंड। देखिए हाफ लाइफ कह रहा है, टी हाफ कितना 10 सेकेंड्स कह रहा है। ए सिंगल न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट विल बी डीके। एक रेडियो तत्व की अर्ध आयु 10 सेकेंड है। इस तत्व के एक नाभिक में न्यूक्लियन का क्षय कितना होगा, इज लेस देन 10 सेकेंड्स, एट एग्जैक्टली 10 सेकेंड्स, ओनली आफ्टर 10 सेकेंड्स, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। जब तक किसी का हाफ लाइफ टाइम का रेट कांस्टेंट ना बताया जाए तो कभी भी कितने टाइम में वह जो है डिसइंटीग्रेट होगा या कह सकते हैं कि डीकम्पोज या डीके होगा, इसका इंफॉर्मेशन नहीं बताया जा सकता, इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। तो सिंपली यह कह सकते हैं जितने हाफ लाइफ रिएक्शन होते हैं, वो सॉरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जितने होते हैं सभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो करते हैं, ठीक। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 2 अपॉन के। देखिए ये होता है न्यूक्लियन का लेस देन 10 सेकेंड्स से पहले हो जाएगा, ऑल एट एग्जैक्टली 10 सेकेंड्स में होगा। जब तक रेट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देगा तब तक हम लोग यह नहीं बता सकते कि कितना टाइम में वह डीकम्पोज होगा। तो जो आंसर हो जाएगा वह कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, उससे निर्भर ही नहीं करेगा। जब तक के नहीं पता चलेगा तब तक सॉल्व नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द हैलाइड्स ऑफ द कैल्शियम आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। द करेक्ट सीक्वेंस
विल बी यदि कैल्शियम हैलाइड को उनके गलनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए। जो उनका गलनांक है अर्थात मेल्टिंग पॉइंट है, उसको कह रहा है कि हैलाइड के बढ़ते क्रम के गलनांक को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए। देखिए जब बात आती है तो फैजान के नियम के अनुसार कहता है जितना बड़ा आवेश होगा उतना आयनिक बंध मजबूत होगा। किसके? फैजान के नियम के अनुसार। ठीक, फैजान का नियम क्या कहता है कि जितना बड़ा आयन होगा उतना आयनिक सहसंयोजक बंध हमारा मजबूत होगा। ठीक, अगर सहसंयोजी बंध मजबूत होगा तो उनका गलनांक भी घटेगा। अब देखिए साइज इसमें कौन कौन से हैं? कैल्शियम आयोडाइड है, कैल्शियम ब्रोमाइड है, कैल्शियम क्लोराइड भी है और कैल्शियम फ्लोराइड है। इसका मतलब कि सब में कैल्शियम है, इससे तो कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं। तो मिलेगी किसकी? साइज जिसकी बड़ी होगी। साइज सबसे ज्यादा देखिए साइज किसकी बड़ी होगी? आई इज ग्रेटर देन बी आर इज ग्रेटर देन सी एल इज ग्रेटर देन एफ। साइज जितना बड़ा होगा उसका जो होगा आयनिक बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो निश्चित रूप से उनके मेल्टिंग पॉइंट घटेंगे। उनके क्या होंगे? मेल्टिंग पॉइंट घटेंगे। तो सबसे कम किसका होगा? साइज इसकी बड़ी है तो इसका जो होगा सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा, और एफ की साइज सबसे छोटी है तो एफ का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं एलिमेंट्स एफ सी एल बी आर और आई होता है, तो हम लोग सबसे ज़्यादा एफ को मानेंगे, फिर सी एल वाले को मानेंगे, फिर बी आर को, फिर आई टू को। तो पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोडियम आयन एफ माइनस बोथ आर आयन हैव 1s2 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दोनों हैं, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। बट आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम आयन इज ओनली 0.69 टाइम्स दैट ऑफ एफ माइनस। जो सोडियम आयन का रेडियस है, देखिए रेडियस ऑफ सोडियम आयन इक्वल टू 0.69 1 into radius of fluoride ion. If sum of their ionic radius is 2.231 picometer, the ionic radius of F minus ion will be। दोनों का सम कह रहा है। देखिए किसका सम कह रहा है? दोनों का। किसका? F माइनस और सोडियम आयन। कह रहा है Na प्लस एफ माइनस दोनों की आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है, किंतु सोडियम आयन की आयनिक त्रिज्या एफ माइनस आयन की आयनिक त्रिज्या का केवल 0.6 गुना ही होती है। यदि उनके आयनिक त्रिज्याओं का योग अर्थात आर Na प्लस और आर एफ माइनस इक्वल टू 231 पिकोमीटर। पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर। जरा देखिए यहां से देखा जाए तो सोडियम आयन की वैल्यू तो यहां से पता ही चल जाएगी कितना होगी। तो सोडियम आयन की देखिए 0.691 इंटू आर एफ माइनस प्लस आर एफ माइनस इक्वल टू 231। यहाँ से आर एफ माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए, 1.691 या ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा हम डायरेक्ट लिख दिए। आर एफ माइनस 0.691 प्लस 1 इक्वल टू 231 और आर इन दोनों को ऐड कर दिए 1.691 आर एफ माइनस इक्वल टू 231। तो आर एफ माइनस इक्वल टू 231 अपान 1.691।
ठीक, अब डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, ऐसे देखिए 1.691 16 ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 का नम 16 1.6 17 अगर इसको 17 मान लें तो 31/17 मान लें तो कितना हो जाएगा, सत्रह का नम 17 1 हो जाएगा। देखिए 17 2 31 0 17 हो गया 8 1 17 51 17 चौको 68 68 हो गया, 68 13 17 नवैया 17 17 147, तो 147 किसके पास है, ये हमारा 136 PM के बराबर आ जा रहा है। तो हम लोग जो करेक्ट आंसर मानेंगे वह 136 पिको मीटर मान लेंगे, क्योंकि इसी के क्लोज आ ही रहा है तो हम इसी के क्लोज निकालेंगे भी। ठीक, चलिए देखिए इसमें क्या कर सिंपली कहा था कि आप कि दो आयंस हैं, एक के आयन की त्रिज्या, सोडियम आयन की त्रिज्या जो है रेडियस, वह फ्लोराइड आयन के 0.691 टाइम्स है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों का सम का रेडियस दे रहा है, तो अगर सोडियम आयन की रेडियस को रख देंगे तो हमें एफ माइनस आयन की रेडियस पता चल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए 4 हैं, फास्फोरस, सल्फर, एफ और Cl। द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। इनमें से कौन ऐसा है जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करेगा। देखिए वही शो करे नहीं करेगा जो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा, अर्थात जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करेगा। तो हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा जो होता है वह हैलोजन फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणित तत्व कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, यफ है। तो यह हमारा जो यफ होगा यही हमारा नहीं शो करेगा जो है कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम आंसर मांगेंगे किसको, यफ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन नॉट एक्ट एज ए ब्रांच्ड एसिड। इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है, क्या करें कि विच ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज ए ब्रांच्ड एसिड। इनमें से कौन सा एक ब्रांच्ड अम्ल की भांति कार्य कर सकता है। देखिए जो ब्रांच्ड अम्ल की भांति कर रहा है वह हमारा जो ब्रांच्ड की तरफ कार्य करता है कि प्रोटॉन देने की क्षमता। प्रोटॉन देखिए ये प्रोटॉन दे नहीं सकता, ये भी प्रोटॉन नहीं दे सकता, ये भी नहीं। ये साइक्लोपेंटाडाइनिल है, और साइक्लोपेंटाडाइनिल को हम लोग कहते हैं यह ब्रांच्ड अम्ल की तरह बिहेवियर करता है, शो करता है। ब्रांच्ड साइक्लोपेंटाडाइनिल
C6H5 माइनस, इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनिल। यह हमारा जो है ब्रांस्टेड अम्ल की भांति कार्य करता है, अर्थात यही हमारा ब्रांस्टेड अम्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज कैन बी द फ्यूल इन ए न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर? इनमें से कौन है जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर में यूज होता है? निम्न में कौन सा नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में ईंधन हो सकता है? देखिए, कैडमियम है, थोरियम है, हीलियम है, ड्यूटेरियम है। देखिए, जो नाभिकीय विखंडन होता है प्रोसेस, उसको समझ लीजिए। नाभिकीय विखंडन में कि हैवी नाभिक, ठीक, ब्रेक करके छोटे नाभिक में ब्रेक होते हैं। बड़ा नाभिक छोटे नाभिक में टूटता है। तो बड़ा नाभिक तो हीलियम है ही नहीं, ड्यूटेरियम है नहीं। अब कैडमियम बचा, कैडमियम और थोरियम दो ही बचे हमारे। तो कैडमियम भी नहीं होता, सबसे होता है थोरियम, और भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है, वह बिहार और झारखंड में पाया जाता है। और यह जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, यह फिजन का मतलब होता है विखंडन, और यूरेनियम लिया जाता है। यह भी एक नाभिकीय विखंडन में पदार्थ प्रयोग किया जाता है। वह थोरियम भी यूज किया जाता है और यूरेनियम भी यूज किया जाता है। जो एक चीज़ और जान लीजिए, जो यूरेनियम हमें नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किए जाते हैं, वह अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20% प्योर होते हैं। इतना परसेंट ही प्योर होता है जो कहाँ यूज किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। जो हमारा परमाणु बम, एटम बम जिसको कहते हैं, उसमें जो यूरेनियम यूज किया जाता है वह 90 से 95% प्योर होता है। ये जो विखंडन अभिक्रिया होती है, यह न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है और परमाणु बम में अनकंट्रोल्ड। न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसे यूज की जाती है? कंट्रोल्ड रिएक्शन, कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। और यह जो कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है हमारी, कंट्रोल किससे करते हैं? ग्रेफाइट की छड़, ग्रेफाइट रॉड या D2O। इसे मंदक, D2O, इनको मंदक के रूप में भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? मंदक के रूप में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल है, प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रेजेंट इन इक्वल वॉल्यूम, अर्थात इधर का वॉल्यूम इधर का वॉल्यूम इक्वल हो गया। आइडेंटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है। तो विभिन्न गैसों के समान आयतन पर अणुओं की संख्या क्या होगी? अणुओं की संख्या मीन्स नंबर ऑफ मोल्स की संख्या क्या कहते हैं? एवोगाड्रो लॉ कहता है कि यदि किसी मॉलिक्यूल्स के आयतन समान रखे जाएं और उनके प्रेशर और तापमान भी सेम रखा जाए, यदि क्या रखा जाए? गैसों के यदि आयतन, टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखा जाए तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं,
अर्थात अणुओं की संख्या भी सेम होगी। तो आंसर हमारा जो होगा वह समान होगा किसके अनुसार? एवोगाड्रोज लॉ। ये पूरा स्टेटमेंट ही एवोगाड्रोज लॉ का है। बस वो कहता है कि यदि गैसें सेम ली जाएं, दो गैसें सेम ली जाएं और उनके आयतन सेम रखा जाए, उनका प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम रखा जाए, तो उनके में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वह भी सेम होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम हो गए तो निश्चित रूप से अणुओं की संख्या भी सेम होती है, क्योंकि किसी भी गैस के एक मोल में जो अणुओं की संख्या होती है वह एवोगाड्रोज संख्या के बराबर होती है। और सब लोग जानते हैं एक एवोगाड्रोज नंबर यानी बराबर 1 एवोगाड्रोज नंबर इक्वल टू एक एवोगाड्रोज नंबर बराबर होता है 1 एवोगाड्रोज नंबर बराबर होता है 0.23 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल। पर अगर एटम है तो परमाणु होगा, मालिक्यूल है तो जब या दिस वैल्यू इक्वल टू 1 मोल। जब दोनों में नंबर ऑफ मोल्स n1 इसमें भी है n1 इसमें भी है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल सेम होंगे, नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो उनमें एवोगाड्रोज मॉलिक्यूल्स के अणुओं की संख्या भी सेम होती है। तो सिंपली लोग कह देते हैं कि ये समान दाब व आयतन पर गैसें ली जाएं तो उनके में अणुओं की संख्या भी समान ही होती है। समान दाब पर गैसों के अणुओं की संख्या सदैव समान ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिकम्स। देखिए थर्मोडायनेमिक्स लॉ क्या कहता है? dq इक्वल टू de प्लस dw। dq चेंज ऑफ हीट, de चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, dw चेंज ऑफ द वर्क डन। यह डिफरेंशियल फॉर्म में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। देखिए ये क्या कर रहा है कि फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है उसमें हीट हमारे Q इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। किसके लिए? फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस Q इज कांस्टेंट, देन dQ इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल सदैव 0 के इक्वल होता है। अब जब dQ 0 हो गया तो क्या बचेगा? 0 इक्वल टू de प्लस dw या dw इक्वल टू माइनस de। आंसर मिलाइए। अब देखिए de को इंटरनल एनर्जी, यहां पर u जो होता है वो अभी इंटरनल एनर्जी ही होता है। U क्या होता है? इंटरनल एनर्जी होता है। E भी इंटरनल है। तो इसको हम थोड़ा सा अगर इस फॉर्म में दिया गया है, देखिए केमिस्ट्री में जनरली इंटरनल एनर्जी को E से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो dQ इज इक्वल टू du प्लस dw, और dQ हमारा 0 हो गया तो du प्लस dw या du इक्वल टू माइनस dw। तो हमारा आंसर C सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यह 15 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला आज समाप्त होती है। हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर जुड़ना है तो इस पर जाके जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर जुड़ना है तो इस साइट से जाके जुड़ जाइए, और यह वीडियो को और लोगों को, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, जिससे कि हम लोग अधिक से अधिक जुड़ जाएं। इसके बाद क्वेश्चन पेपर जैसे सॉल्व हो जाएगा, हम लोग पूरा 125 क्वेश्चनों की विस्तृत श्रृंखला लेकर आएंगे। एक ही दिन में पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक, आज बस यहीं तक। नेक्स्ट टाइम फिर आगे
कल हम लोग फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट 20 प्रश्नों या 15 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। थैंक यू।